बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला, कंबस्शन एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट का ही टॉपिक है, 1.33 टू 1.4.3। तो ये छोटा सा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मैसेज। हम इसमें ये देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मैसेज क्या होते हैं। आप देखें इस टेबल में आपके पास जितने भी मैसेज दिए गए हैं वो तकरीबन सारे ही पॉइंट्स में फ्रैक्शन में दिए गए हैं। ये देखें 1.007825, 2.01410। तो ये जो इनके मैसेज दिए गए हैं ये फ्रैक्शन में हैं। तो अगर एटॉमिक मैस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं तो वो फिर एक होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ ये फ्रैक्शंस में इनके मैसेज क्यों आए हुए हैं? तो इसका आंसर ये है कि हम जो इनका मैस होता है एटम्स का, वो हम उनके इंडिविजुअल एटम के बेस पे नहीं रखते, वो उनके जो नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं और जो उनकी नेचुरल अबंडेंस है उसकी बेस पे हम उसको रखते हैं एटॉमिक मैस को। जैसे ये यहाँ पे एक आप एग्जांपल देखें कि जो पीछे हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री देखा उसमें निया 20, 21, 22 तीन आइसोटोप्स थे, ये उनकी नेचुरल अबंडेंस है। तो इनको इस फार्मूले से 20 को उस मल्टीप्लाई करें उसकी अबंडेंस से, प्लस 21 वाले का उसकी अबंडेंस से, प्लस 22 वाले को उसकी अबंडेंस से, उसको डिवाइड करें 100 में, तो ये उसकी एवरेज निकलती है 20.18। तो ये जो मैस होगा उसका कंसिडर किया जाएगा, लिटरेचर में लिखा जाएगा। कहता है hence the average atomic mass of neon 20.18 AMU. It is important to realize that no individual neon atom in sample has mass of 20.18 AMU। कि मुकम्मल सैंपल में कोई भी उसका एक आइसोटोप 20.18 AMU मैस नहीं रखता। ये हमने तीनों आइसोटोप्स को उनकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ उनका एवरेज निकाला हुआ है। फॉर मोस्ट लेबॉरेटरी पर्पस हाउएवर वी कंसिडर द सैंपल टू कंसिस्ट ऑफ एटम विद दिस एवरेज मैस। लेबॉरेटरी पर्पस में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो हमारा सैंपल होगा उसको हम इस एवरेज मैस के साथ कंसिडर करते हैं। एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कहता है उसकी डिटेल में एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि हम किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स की परसेंटेज को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो कहता है सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर कि जिसमें हम उनकी क्वांटिटी, उनकी परसेंटेज, उनके नंबर ऑफ ग्राम्स को फाइंड आउट करते हैं। एंड देन हमारे पास आती है उसकी परसेंटेज। ये फार्मूला है जिससे हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं, मैस ऑफ एलिमेंट और मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। सिंपल जो फार्मूला है परसेंटेज को फाइंड आउट करने का कि इस कंपाउंड में हमारा एलिमेंट है, तो यहाँ पे उसका मैस रखेंगे और ऊपर रखेंगे उस एलिमेंट का मैस जो इस कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास उस एलिमेंट की इस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज आ जाएगी। तो ये उसने सेकंड एग्जांपल लिया है। ये एग्जाम्पलिंग नंबरिंग जो है ये बुक से ली गई है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें कहता है 8.657 ग्राम एक कंपाउंड है, इसको डिकम्पोज करें तो उसमें एलिमेंट है 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स अंडर स्टडी, कि जो इसकी कंपोजिशन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी परसेंटेज निकालें। तो वो पीछे जो आपने फार्मूला देखा, मैस ऑफ एलिमेंट और मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ एलिमेंट, मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ एलिमेंट, मैस ऑफ कंपाउंड, तो इसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो ये आपके पास उनकी परसेंटेज निकल कर आ जाती है। परसेंटेज को हम ग्राम्स के सेंस में भी ले सकते हैं और ग्राम्स को हम परसेंटेज के सेंस में भी आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं दी अबव रिजल्ट टेल अस दैट in 100 gram of given compound there are 60.26 grams। अब देखिए यहाँ पे उसने ऊपर परसेंटेज निकाली है, अब यहाँ पे उस परसेंटेज को ग्राम्स के सेंस में डिस्कस कर रहा है कि अगर हमारे पास 100 ग्राम हो उस कंपाउंड के तो उसमें 60.26 ग्राम होंगे कार्बन के, 11.11 ग्राम्स होंगे हाइड्रोजन के और 28.62 ग्राम्स होंगे ऑक्सीजन के। तो सिंपल फार्मूला उसका
परसेंटेज को फाइंड करने का। नीचे कहता है अगर हम इसको थ्योरेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये जो थ्योरेटिकल है ये 1 मोल के हिसाब से होता है। ऊपर तो आपको कोई क्वांटिटी दी गई होगी, उसमें से निकालेंगे। यहाँ कहता है हम थ्योरेटिकल बगैर उसका मैथ निकाले, आइडेंटिफाई किए, क्वांटिटेटिवली उसको एनालाइज किए भी उसका हम परसेंटेज या ग्राम्स में मैथ निकाल सकते हैं। तो ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है ये 1 मोल के हिसाब से है कि mass of element in 1 mole of a compound, फार्मूला mass of compound मल्टीप्लाई 100। जिस तरह आप निकालते हैं यूरिया में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, तो वो 28 को 60 के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो आपके पास 46.6% नाइट्रोजन निकलती है। तो ये थ्योरेटिकल आंसर होता है जो हम 1 मोल के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। आगे आपके पास आता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है कि स्मॉल होल नंबर रेशो बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, कि एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उनकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होगी। यहाँ पे ये लफ्ज़ जो है वो काबिल गौर है, स्मॉल होल नंबर रेशो या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो कहता है हमके पास ए एक्स और बी वाई है, यहाँ जो एक्स होगा वो ए के एटम होंगे और वाई जो होगा वो बी के एटम होंगे। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला देखें C6H12 और O6 है, C5 करें H10 होंगे और O5 हो जाएगा। अभी इससे भी सिंपल होगा, C4 होगा, H8 होंगे और O4 हो जाएगा। अभी इसमें मज़ीद सिंपल हो सकता है, C3 होंगे, H6 होंगे और O3 होंगे। यहाँ पे C2 होंगे, H4 होंगे, O2 होंगे। अभी मज़ीद और सिंपल हो सकता है, C1 होगा, H2 होंगे और O1 होगा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। होल नंबर 1 2 3 4 आपने इसको फ्रैक्शन में इशारिये में नहीं लेके जाना। तो ये एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये इसकी सिंपलेस्ट रेशो बनती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। बेंजीन है, अब देखिए इसमें C6H6 इसका मालिक्यूलर फार्मूला है, तो इसको C5H5 ये सिंपलेस्ट नहीं है, C4H4, C3H3, C2H2, C1H1, तो ये C1H1 इसका सिंपलेस्ट रेशो है। तो यहाँ पे C1.5, C0.5, H0.5, तो ये उससे भी नीचे जाएगी इसकी रेशो, लेकिन वो फिर होल नंबर नहीं रहेगा, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो हमने कहा simplest whole number ratio of element of different atoms between compounds present in the compounds। तो कहता है अब हम एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से उसको डिटरमन करते हैं। तो ये 4 स्टेप हैं एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के। पहला क्या है, डिटरमन द परसेंटेज कंपोजिशन, कि उसकी परसेंटेज निकालें या उसके नंबर ऑफ ग्राम्स निकालें, जो हम पीछे कर चुके हैं। पिछली स्लाइड पे हमने परसेंटेज निकाली और उनके ग्राम निकाले। तो पहला स्टेप होता है कि आपने उस कंपाउंड की जो कंपोजिशन है, जो उसमें एलिमेंट पाए जाते हैं, उनकी परसेंटेज या उसके ग्राम्स में आपने मिकदार फाइंड करनी है। सेकंड में आपने क्या करना है, फाइंडिंग द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ग्राम एटम मीन्स आपने उसके मोल निकालने हैं, कि ऊपर जो आपने परसेंटेज निकाली थी उससे अब आपने मोल निकालने हैं। तो जो परसेंटेज होगी या जो मैस होगा ग्राम्स के अंदर, उसको उस एटम के एटॉमिक मैस से डिवाइड कर दें, तो आपके पास मोल आ जाएंगे। जैसे हम मोल निकालते हैं, हमारे पास मैस होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं एटॉमिक मैस के साथ, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। ये हम आगे एग्जांपल में 2-3 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ शायद आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन में समझ ना आ रही हो। थर्ड स्टेप है डिटरमन द एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट, कि आपने यहाँ पे जो आपके मोल निकलेंगे, अगर सपोज आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट हैं, तो जब यहाँ पे आप इनके मोल निकालेंगे तो जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जो सबसे लो वैल्यू होगी, उस छोटी वैल्यू से आपने तीनों मोल्स के साथ उसको डिवाइड करना है, तो वहाँ पे एक रेशो आ जाएगी उनके दरमियान। तो कहता है अगर तो वो रेशो होल नंबर हो, 1 2 3 4 5, उसमें फ्रैक्शंस ना हो, तो फिर आप नंबर आप लगा दें अपने एलिमेंट के साथ। पहला नंबर कार्बन के साथ लगाएंगे, दूसरा नंबर हाइड्रोजन के साथ लगाएंगे और तीसरा नंबर जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ लगाएंगे, तो आपका एम्पिरिकल फार्मूला सामने आ जाएगा। अगर उसमें फ्रैक्शन आ जाए, कहता है इफ द एटॉमिक रेशियो इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स द एम्पिरिकल फार्मूला। अगर उसमें होल नंबर रेशियो होगी तो फिर वो आपको एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन दे देगा।
otherwise multiply with a suitable digit to get the whole number atomic ratio। अगर वो आपका फ्रैक्शन में आया है तो आप किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, कहता है स्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी भी होता है उसमें 40.92% कार्बन, 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.5% ऑक्सीजन बाई मैस होती है। तो कहता है व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड। तो अब हमने ये जो पॉइंट है ये वन बाय वन अप्लाई करने हैं और हमारे पास स्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो ये पहला स्टेप है इसमें, डिटरमन द परसेंटेज कंपोजिशन। ये पहले ही डिटरमन है इस एग्जांपल में, उसने हमें निकाल के दी हुई है परसेंटेज तीनों एलिमेंट्स की। तो जो पहला स्टेप है यहाँ पे वो पहले ही उसने किया हुआ है। दूसरा स्टेप है फाइंडिंग द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट। ग्राम एटम को मोल भी कहते हैं। तो कहता है मोल निकालें। मोल के लिए आप ये 40.92 को 12 से कर दें डिवाइड, 4.58 को 1.008 से कर दें और 58.5 को ऑक्सीजन की एटॉमिक मैस, यानी कि इन तीनों वैल्यूज़ को इनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर दें तो आपके पास मोल आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे उसने ग्राम एटम यानी कि मोल निकाले। नंबर ऑफ ग्राम एटम की जगह आप मोल यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा इजी होगा। 4.58 इसका एटॉमिक मैस, 54.5 ग्राम जो गिवन थे उसका कार्बन के ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस से, 40.92 जो कि कार्बन की परसेंटेज गिवन थी स्टेटमेंट में उसको कार्बन के एटॉमिक मैस से हमने डिवाइड किया तो ये तीनों के नंबर ऑफ मोल आ गए। ये दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप में उसने निकाला कि उनकी रेशो निकालो, मोल रेशो निकालो। तो इसमें देखें ये 3.41 है, ये 3.40 है और ये 5.4 है। तो 3.40 जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इन तीनों में से। तो 3.406 के साथ इस तीनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी रेशो 1 रेशो 1.33 रेशो 1। तो कहता है ये अब यहाँ पे होल नंबर नहीं आया। अब हमें इसको जो फोर्थ स्टेप था कि अगर होल नंबर आ जाए तो वो आपको एम्पिरिकल फार्मूला दे देगा, यानी कि 1 को लगाएं कार्बन के साथ, 1.33 को लगाएं हाइड्रोजन के साथ और ये एंड वाले 1 को लगाएं ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो हमें किसी भी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहता है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 हो गया, ये 3 और ये 0.99, ये 4 हो जाएगा। 3.99 को राउंड करेंगे तो वो 4 और ये 3 आएगा। C3H4O3 ये हमारा होगा एम्पिरिकल फार्मूला। द होल नंबर रेशियो गिव द सबस्क्रिप्ट फॉर द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द अस्कॉर्बिक एसिड। ये C3H4O3 ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अस्कॉर्बिक एसिड निकल के आया है। एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस। तो पीछे हमने देखा कि जब हमें परसेंटेज या ग्राम एलिमेंट्स दिए गए होंगे, एलिमेंट्स जो किसी भी कंपाउंड के अंदर होंगे जिनका हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, तो उसके अगर हम ग्राम्स दिए गए होंगे या परसेंटेज दी गई होगी तो हमारे लिए आसान होगा। कहते हैं अगर हमें वो नहीं पता कि कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे कंपाउंड में कितनी है तो फिर हमें उसकी परसेंटेज को पहले निकालना पड़ेगा कंबस्टन एनालिसिस से। तो कहता है अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हों तो उसको हम कंबस्टन एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्बन होगा उसकी कंबस्टन होगी तो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हाइड्रोजन होगा उसकी जब होगी कंबस्टन तो वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हमने यहाँ पे ऑब्जर्वर लगाए होते हैं, वो ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर CO2 को ऑब्जर्व कर लेता है, दूसरा H2O को करता है। तो जो ऑब्जर्वर होंगे उनका पहले का वेट और बाद में ऑब्जर्व करने के बाद जो वेट होगा उनको माइनस करके हम इनका वेट निकाल लेंगे। आगे फिर हम CO2 और H2O को यूज़ करके यहाँ से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो कहता है कंबस्टन एनालिसिस क्या होता है कि आपके पास ये एक फर्नेस है, कंबस्टन ट्यूब है, एक फर्नेस है, इसमें आपने अपना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। इधर से आप इनलेट कर रहे हैं ऑक्सीजन एक्सेस में ताकि आपकी कंबस्टन प्रॉपर हो जाए। जब कंबस्टन होगी तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का बन गया वाटर और कार्बन का बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वर लगाए हुए हैं जो ये
MgCl4 ट्वाइस है, ये यहाँ पे वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे CO2 ऑब्जर्व होगी 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। अदर गैसेस जो होंगी वो आगे चली जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर में CO2 ऑब्जर्व हो गई और वाटर ऑब्जर्व हो गया। तो जो ऑब्जर्वर था उसका हमने पहले से वेट किया हुआ था कि कितना है। जब उसमें ये वाटर ऑब्जर्व हुआ उसके बाद उसका वेट जब डिटरमिन किया तो उनको माइनस करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑब्जर्वर था उसका भी पहले वेट डिटरमिन था। जब उसने CO2 को ऑब्जर्व किया तो उन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी वेट आ गया कि वो कितनी है। अब ये वाटर और CO2 से हमने कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। तो उनके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे उनके लिए। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए मैस ऑफ CO2 जो आपने ऑब्जर्वर से निकाला, और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो आप एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले उस कंपाउंड का मैस डिटरमिन कर लेंगे। और ये एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, और ये जो है वो मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई 100। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगी परसेंटेज ऑफ कार्बन या ग्राम ऑफ कार्बन इन दैट कंपाउंड। इसी तरह हाइड्रोजन है, तो इसमें देखें मैस ऑफ वाटर, जो आपने वाटर ऑब्जर्वर से यहाँ से इसका मैस फाइंड किया था, नीचे इसको डिवाइड करेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो मल्टीप्लाई वो जो मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन है और यहाँ पे जो मोलर मैस ऑफ होगा वाटर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज भी निकल के आ जाएगी। जो थर्ड हमारा एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसकी परसेंटेज हम इस फार्मूले से नहीं निकालते क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड में भी है, वाटर में भी है और उस कंपाउंड में भी मौजूद था, और वो हमने एक्सेस में बाहर से भी उसमें दाखिल की थी ऑक्सीजन, ताकि हमारी कंबस्टन अच्छी तरह से हो जाए। तो इसलिए वो एक्सेस में थी, लेकिन जो परसेंटेज है एलिमेंट की वो तो ज़ाहिर है 100 तक ही रहेगी। तो क्या करना है कि ये जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है, इन दोनों को प्लस करें, तो इनको 100 में से माइनस कर दें तो इन दोनों की परसेंटेज निकल जाएगी। बाकी जो परसेंटेज होगी वो डेफिनेटली ऑक्सीजन की ही होगी। तो ये ऑक्सीजन की परसेंटेज हम डिफरेंट फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। वो जो फार्मूले कार्बन और हाइड्रोजन के लिए दिए गए हैं उसी फार्मूले से हम ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड नहीं करते, क्योंकि वो तो उसके साथ एक्सेस में भी मौजूद होती है। आगे जो बुक एग्जाम्पल 4 है, इसको देखें कि एक सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनकी जब हम करते हैं कंबशन एनालिसिस तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है 1.039 और वाटर 0.6369 ग्राम। अब देखें CO2 से हमने कार्बन की परसेंटेज निकालनी है और यहाँ H2O से हमने H की परसेंटेज निकालनी है। तो यही दो फार्मूले लगेंगे, ये तीनों फार्मूले लगेंगे इनके ऊपर। तो यहाँ ये एग्जाम्पल देखें कि उसने ये ऊपर जो फार्मूला कार्बन का है इसने यहाँ पे लगाया है। ये मैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये हमारे उस कंपाउंड का मैस है 0.543 मल्टीप्लाई 12 एटॉमिक का मैस हो गया ओवर 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास इसका 52.108 ग्राम या परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। इन तीनों का इस तरह से होगा, जो ऊपर फार्मूला गिवन है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है कि उनके ग्राम एटम यानी कि नंबर ऑफ मोल को फाइंड करना। तो जो मैस गिवन है उसको उसके एटॉमिक मैस से किया तो 4.34, इसका जो मैस हमने निकाला उसको एटॉमिक मैस से किया तो इसके मोल आ गए। इसका जो मैस हमने निकाला ऑक्सीजन का उसको ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस से किया तो इसके नंबर ऑफ मोल आ गए। अब थर्ड स्टेप जो हमने देखा एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने का, वो ये था कि आपने यहाँ पे इनकी सिंपल होल नंबर रेशो निकालनी है। तो जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल होंगे उनके साथ तीनों को डिवाइड करें तो 2.17 है। तो इनके साथ डिवाइड किया तो ये 261 C2H6O1, ये हमारे उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला था जो हमें गिवन था। जो हमने कंबशन एनालिसिस के बाद ये उनकी निकाली परसेंटेज, उनके ग्राम में मैसेज निकाले, उनके फिर आगे मोल निकाले, मोल निकालने के बाद उनकी मोल रेशो निकाली, वो हमारे पास होल नंबर में आ गई। तो हमें फोर्थ स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पेश आई। तो ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला। आगे हमारा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो हमें एक्चुअल
नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर वो शो करता है। जैसे वाटर है, उसमें 3 एटम है तो वो तीनों ही एटम उसके फार्मूले में शो हो रहे हैं। ये बेंजीन है तो उसमें C6H6, टोटल उसमें 12 एटम है, 12 एटम बेंजीन में शो हो रहे हैं इस फार्मूले में। जैसे ये ग्लूकोज है C6H12O6, तो जितने एटम हैं ये ग्लूकोज हमें शो कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है जो उस कंपाउंड में मौजूद होते हैं। कहता है द एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन ग्लूकोज CH एंड CH2O है। सो फॉर दीज कंपाउंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला और द सिंपल मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। कि एम्पिरिकल फार्मूला को हमने एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। और अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को यहाँ से उठा के नीचे ले आएँ इसके, तो ये जो n की वैल्यू है वो क्या होगी, मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होगा, जब आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे तो उसका मास भी उसी टाइम निकाल लें, तो मॉलिक्यूलर मास के साथ उसके एम्पिरिकल फार्मूला मास को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास वो वैल्यू आती है, होल नंबर वैल्यू, एक डिजिट नंबर आता है। उस नंबर को आपने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करना होता है तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे कहता है हमारे पास कुछ काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्योंकि अब देखें ये वाटर है यहाँ पे, तो वाटर के केस में देखें तो H2 है और O1 है। अगर हम H को 1 करेंगे तो O हाफ हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन 0.5 हो जाएगा। तो हमने कहा इसको फ्रैक्शन में नहीं रखना, इसको होल नंबर लेके जाना है। तो होल नंबर में ये पहले ही है, ये इसकी सिंपल रेशो ही है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें CO2 है, O2 है, अगर वो 1 करते हैं तो C जो है वो हाफ हो जाएगा, तो फिर ये फ्रैक्शन में आ गया। तो फार्मूला बताता है कि इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होनी चाहिए। तो होल नंबर, ये सारे होल नंबर में सिंपल रेशो दे रहे हैं, हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों? क्योंकि उनकी जो n की वैल्यू है वो यूनिट ही आती है, वो 1 आती है। तो ये फार्मूला है उसकी n की वैल्यू फाइंड करने का। अब हम इसकी लास्ट एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 5, ये आपको एग्जांपल गिवन है जिसमें कहता है आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है और ऑक्सीजन ये 29.06% है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक एम्पिरिकल फार्मूला की डिटर्मिनेशन तक ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसे है जैसे आप पीछे एग्जांपल कर चुके हैं। कहता है अगर यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास आपको हम बता दें 110.15 है, तो फिर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? ये वो एग्जांपल है कि सबसे पहले इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें। जो 4 स्टेप हमने देखे एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के, उसमें पहला था कि उनके परसेंटेज कंपोजिशन निकालें, तो वो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। दूसरा स्टेप है इनके एटम निकालने, इनके मोल निकालें, तो उनके ग्राम को एटॉमिक मास से किया तो ये मोल आ गए कार्बन के। हाइड्रोजन के मास को उसके एटॉमिक मास से किया तो ये नंबर ऑफ मोल आ गए हाइड्रोजन के। और ये ऑक्सीजन के जो ग्राम में मास था उसको उसके एटॉमिक मास से किया तो ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन के। थर्ड स्टेप में वगैरह था कि इनकी मोल रेशो निकालें, कि ये जो तीनों वैल्यू हैं इसमें जो छोटी वैल्यू होगी उसी के साथ तीनों को डिवाइड कर दें। तो इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.82। 1.82 से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो वो आता है 331। तो ये हमारे पास पहले ही होल नंबर है, इसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये होगा C3H3O1। अब कहते हैं अगर हमारे पास ये एम्पिरिकल फार्मूला है और इस जब ये जो मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर मास भी हमें गिवन है, ये हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास है 110। उसका एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ से निकालें, C3 है तो 36 इसका हो गया, H3 है 3 इसके हो गए, और O1 है तो ये हमारे पास 16 होगा। तो ये टोटल हो गया 55। तो मोलर मास को ऊपर रखें 110 है, नीचे रखें एम्पिरिकल मास को तो 55 है, तो हमारे पास n की वैल्यू 2 आती है। तो जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C3H3O2। अब ये किसका फार्मूला है ये हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा आइसोमर बनाए जा सकते हैं। देर आर मैनी पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें नहीं कन्फर्म कि ये फार्मूला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है।
तो ये आज का हमारा लेक्चर था, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंबस्चन एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जो है वो मोल एवोगाड्रो नंबर को डिस्कस करेंगे।